डिस्क्लोजर्स देखते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के। शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अंडर द हेड इंटेंजिबल एसेट्स क्लासिफिकेशंस किया जाता है। कैसे? गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, मस्ट मस्ट हैव्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स, mining rights, copyrights, patents, and other intellectual property rights, services, and operating rights, res- uh, recipes, formulas, models, designs, and phototypes, licenses and franchises, अदर्स या स्पेसिफाइड नेचर्स की जो भी होती है वो सब इसके अंदर आता है। रिकन्सिलेशंस ऑफ द क्रॉस एंड द नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच क्लास ऑफ द एसेट्स कहाँ कैसे करना है, बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, जिसके अंदर एडिशंस होता है, डिस्पोजल होता है, एक्विजिशंस थ्रू आउट द बिजनेस कम्बिनेशंस के ज़रिए होता है। अमाउंट ऑफ द चेंज अगर कोई है तो रिवैल्यूएशंस करना पड़ता है। अगर कोई चेंज 10% या उससे ज़्यादा है इन एन aggregate of the next carrying value of each class of the intangible assets and other adjustment and the related depreciations and impairment losses या तो रिवर्सल्स को भी डिस्क्लोज करना पड़ता है सेपरेटली। जब सम्स जो होता है वो रिटर्न ऑफ किया जाता है तो रिडक्शन ऑफ द कैपिटल होता है। जब सम्स रिटर्न ऑफ किया जाता है ऑन द रिडक्शन ऑफ द कैपिटल, या तो रिवैल्यूएशंस किया जाता है एसेट्स का, या तो जब भी सम्स जो है अगर वो ऐड किया जाता है रिवैल्यूएशंस ऑफ द एसेट्स के लिए, तो हर बैलेंस शीट के अंदर सब्सिक्वेंट डेट ऑफ सच रिटर्न ऑफ या तो एडिशंस उसको हमको शो करके रखना पड़ता है कि कब कौन सी डेट पे रिटर्न ऑफ किया था या तो एडिशंस किया था, या तो फिगर्स जो है जो एप्लीकेबल है शेल बाय द वे ऑफ द नोट्स ऑल्सो shows the amount of the reductions या तो increase as applicable together with the date thereof for the first every 5 years subsequent to the date of such reduction या तो increase, यानी 5 सालों तक बता के रखना पड़ता है जब से डेट ऑफ कहाँ से डेट ऑफ रिडक्शन या तो इंक्रीज से। फॉर ईच क्लास ऑफ द इंटेंजिबल एसेट, हर एक क्लास इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, वेदर चाहे वो एंटिटी डिस्क्लोज कर रही है रिकन्सिलेशंस ऑफ द क्रॉस नेट कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड शोइंग सेपरेटली। कैसे बताएंगे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ द क्रॉस कैरिंग अमाउंट, एडिशंस, disposal, impairment, other adjustments for each class of the intangible assets, whether entity disclose कर रही है opening accumulated amortizations, charge for the year, deductions या तो other adjustment for the amortizations, closing accumulated amortizations for each class of the intangible assets, whether entity क्या disclose कर रही है, opening accumulated impairment loss, impairment losses, impairment reversals, closing accumulated impairment loss। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट अगर कोई है तो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट को एजिंग शेड्यूल्स के हिसाब से बताना पड़ता है। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का एजिंग शेड्यूल सबको नीचे दिया गया है। अमाउंट इन CWIP फॉर द पीरियड ऑफ इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस के अंदर है या तो प्रोजेक्ट टेम्परली सस्पेंडेड है, लेस देन 1 ईयर है, 1 to 2 ईयर्स है, 2 to 3 ईयर्स है, या तो मोर देन 3 ईयर्स है। और फिर टोटल उनका टोटल टैली हो जाना चाहिए जो भी अमाउंट इंटेंजिबल असेट्स के अंदर इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट के अंदर है बैलेंस शीट के अंदर जो दिख रही है उससे। फॉर द इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट जिसका कंप्लीशंस ओवर ड्यू या तो एक्सीड कर रहा है उसके कॉस्ट से, जब हम कंपेयर करते हैं ओरिजिनल प्लान से, तो फॉलोइंग इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट का कंप्लीशन शेड्यूल्स को भी हमको देखना पड़ता है। उसके अंदर क्या है, हमको टू बी कंप्लीटेड इन इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर और मोर देन 3 ईयर टू बी कंप्लीटेड। ये कंप्लीटेड के ईयर्स दिए गए, अमाउंट इन रुपीज़ के अंदर है। यहाँ पर क्या देखना पड़ता है, तो डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट वेयर जो एक्टिविटीज़ अगर सस्पेंडेड है तो उसको भी सेपरेटली बताना पड़ता है। नोट्स के अंदर देखेंगे तो यूटिलाइजेशन ऑफ द बोरोड फंड, कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे बोरोड फंड एंड शेयर प्रीमियम को। वेल, कंपनी हैज़ एन एडवांस, अगर कंपनी के पास एडवांस है या तो लोन है या तो इन्वेस्टेड फंड है, आइदर बोरोड हो सकता है फंड या तो शेयर प्रीमियम हो सकता है या तो कोई भी अदर सोर्स या तो कोई भी काइंड का फंड हो सकता है टू एनी अदर पर्सनस या तो एंटिटीज़ इंक्लूडिंग द फॉरेन एंटिटीज़, जिसके अंदर ब्रैकेट में इंटरमीडिएटरीज कर सकते हैं हम लोग विद द अंडरस्टैंडिंग। ब्रैकेट के अंदर क्या है, वेदर
चाहे वो रिटर्न में हो या अदरवाइज हो, तो इंटरमीडियरीज को क्या करना पड़ता है, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली लैंड किया जाता है अगर, या तो इन्वेस्ट किया जाता है इन दी अदर पर्सनस या तो एंटिटीज़, यानी इंटरमीडिएट इंटर मीडियरी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया जाता है अदर पर्सनस या तो एंटिटीज़ के अंदर, इन एनी मैनर हुमसो एवर बाय या तो ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। यानी अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होता है यहाँ पर, जो कंपनी होती है वही होती है, वो इंटरमीडियरी के थ्रू किसी के अंदर इन्वेस्ट करती है, अदर पर्सन या एंटिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करती है, प्रोवाइडेड एनी गारंटीज या तो सिक्योरिटीज़ या तो लाइक टू या तो और बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, या तो कोई गारंटी सिक्योरिटी लेके लेती है, जो कंपनी है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसको इसके अंदर क्या, डेट या तो अमाउंट, डेट एंड अमाउंट ऑफ द फंड एडवांस या तो लोन या तो इन्वेस्टेड इन द इंटरमीडियरीज विद द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ईच इंटरमीडियरी, हर इंटरमीडियरी की कंप्लीट डिटेल देनी पड़ेगी, date and the amount of the fund further advance या तो loan या तो invested by such intermediaries to the other intermediaries or ultimate beneficiaries along with the complete details of the ultimate beneficiaries। ये भी बताना पड़ेगा कि इंटरमीडियरीज ने फर्दर अदर इंटरमीडियरीज में इन्वेस्ट किया है कि या तो अल्टीमेट बेनिफिशियरीज़ के लिए इन्वेस्ट किया गया है, तो वो सारी की कंप्लीट डिटेल्स हमको यहाँ पर देनी पड़ेगी कि इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। डेट एट द अमाउंट ऑफ द गारंटी सिक्योरिटीज़ या तो लाइक प्रोवाइडेड टू या तो ऑन बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरीज़, डिक्लेरेशंस जो कि रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फैमा 1999 के हिसाब से 42 ऑफ द 1999 एंड द कंपनीज एक्ट, उसको भी कंप्लाइट करना पड़ेगा विद सच ट्रांजेक्शन्स एंड द ट्रांजेक्शन्स जो कि नॉट वायोलेट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। यानी इन तीनों एक्ट का हमको क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंस करना पड़ेगा। पहला कौन सा एक्ट बोला, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, उसका सेक्शन 42 ऑफ द 1999 का एक्ट, कंपनीज एक्ट को भी कंप्लाइट करना पड़ेगा। एंड प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 उसका सेक्शन 15 को भी कंप्लाइन करना पड़ेगा। वेयर अ कंपनी हैज़ रिसीव्ड एनी फंड, अगर कंपनी को कोई भी फंड मिलता है कोई भी पर्सन से या तो एंटिटीज़ से जिसके अंदर इंक्लूड होता है फॉरेन एंटिटीज़, यानी फंडेड पार्टी कौन है, फॉरेन एंटिटीज़ है, यानी बाहर से पैसा आया हुआ है, विथ अंडरस्टैंडिंग वेदर रिकॉर्डेड इन राइटिंग या तो अदरवाइज, का तो वो रिकॉर्डेड है राइटिंग्स के अंदर या तो अदरवाइज यानी ओरल भी हो सकता है, तो डेट द कंपनी सेल, यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली लैंड कर रही है या तो इन्वेस्ट कर रही है इन दी अदर पर्सन या तो एंटिटीज आइडेंटिफाइड इन एनी मैनर हुमसो एवर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द फंडिंग पार्टी अल्टीमेट बेनिफिशियरी, या तो प्रोवाइड किया जा रहा है कोई भी गारंटी सिक्योरिटीज़ या तो लाइक ऑन बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरीज, द कंपनी शेल डिस्क्लोज, कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्या, डेट एंड द अमाउंट ऑफ द फंड जो भी रिसीव्ड किया गया है फ्रॉम द फंडिंग पार्टीज विद द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ईच फंडिंग पार्टी, डेट एंड द अमाउंट ऑफ द फंड एडवांस या तो लोन किया गया है या तो इन्वेस्ट किया गया है अदर इंटरमीडियरीज के अंदर या तो अल्टीमेट बेनिफिशियरीज के अंदर अलॉन्ग विद द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द अदर इंटरमीडियरीज या तो अल्टीमेट बेनिफिशियरीज, डेट एंड द अमाउंट गारंटी सिक्योरिटीज़ या तो लाइक प्रोवाइडेड टू या तो और ऑन बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरीज, डिक्लेरेशंस जो कि रिलेवेंट है प्रोविजंस ऑफ द फेमा 1999 के हिसाब से सेक्शन 42 ऑफ द 1999 एंड कंपनीज एक्ट को भी कंप्लाई करना पड़ेगा, एंड वायोलेशंस भी नहीं होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का 2002 उसका सेक्शन 15 ऑफ द 2013 के हिसाब से नोट्स दिखते हैं जहाँ पर कंपनी के पास बोरोइंग, जहाँ पर कंपनी बोरोज कर रही है फ्रॉम द बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटीज़ ऑफ द करंट एसेट्स को सिक्योरिटीज़ रख के बोरो कर रही है बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनी, इट शैल डिस्क्लोज, उसको डिस्क्लोज क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, तो वेदर जो क्वार्टरली रिटर्न्स या तो स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट एसेट्स वो फाइल किए गए हैं बाय द कंपनीज विद द बैंक्स या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या तो बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ये क्या एग्री कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट से, अगर नहीं है तो समरी ऑफ द रिकन्सिलेशंस एंड रीजंस भी बताना पड़ेगा मटीरियल डिस्क्रिपेंसीज का, अगर एनी टू बी एडिक्वेटली डिस्क्लोज, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको भी एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। विलफुल डिफ़ॉल्टर कौन होते हैं, तो विलफुल डिफ़ॉल्टर का मतलब होता है पर्सन या तो कोई भी इश्यूअर हु या तो विच
इज कैटेगराइज्ड, जो कैटेगराइज्ड किया जाता है एज अ विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज डिफाइंड अंडर द एक्ट, एज डिफाइंड अंडर द एक्ट या तो कंसोर्टम। देयरफॉर कंसोर्टम क्या होता है, यानी बहुत सारे बैंक्स ने मिलकर किसी को लोन दिया गया है तो वो लोग भी इन अकॉर्डेंस, यानी जॉइंटली लोन दिया गया है एक से ज़्यादा बैंक ने मिलकर, इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑन द विलफुल डिफॉल्टर इश्यूड बाय द आरबीआई। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स बोलते हैं। वेयर अ कंपनी, जहाँ पर कंपनी डिक्लेयर हो जाती है विलफुल डिफॉल्टर बाय कोई भी अगर बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या तो अदर लैंडर के द्वारा, तो फॉलोइंग डिटेल्स उसको देनी पड़ेगी। डेट ऑफ द डिक्लेरेशन एज अ विलफुल डिफॉल्टर, कि कब कौन सी डेट को वो विलफुल डिफॉल्टर हुई, एंड डिटेल्स ऑफ द डिफॉल्टर, उसने क्या डिफ़ॉल्ट किया गया था, उसके अंदर क्या होगा, तो अमाउंट एंड द नेचर ऑफ द डिफ़ॉल्ट होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस या तो सेटिस्फैक्शन विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस, जहाँ पर कोई भी चार्जेस है तो सेटिस्फैक्शन येट टू बी रजिस्टर्ड, मतलब अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया गया है कंपनी बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी पीरियड, यानी स्टैट्यूटरी पीरियड जो था वो बीत चुका है लेकिन अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया गया है चार्जेस को। तो डिटेल्स एंड द रीजंस, डिटेल्स बताइए उसकी, और किस रीज़न से उसको अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया गया है उसको भी डिस्क्लोज करिए। यूटिलाइजेशंस ऑफ द बोरोड फंड एंड द शेयर प्रीमियम, वेल द कंपनी हैज़ एन एडवांस या तो लोन या तो इन्वेस्टेड फंड, आइदर बोरोड फंड या तो शेयर प्रीमियम या तो कोई भी अदर सोर्स ऑफ द काइंड ऑफ द फंड टू एनी अदर पर्सनस या तो एंटिटीज़ इंक्लूडिंग द फॉरेन एंटिटीज़, जिसके अंदर इंटरमीडियरीज आती है विद द अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पर रिकॉर्ड राइटिंग के अंदर होता है या तो अदरवाइज होता है। तो इंटरमीडियरी क्या करेगा, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली लैंड करेगा, इन्वेस्ट करेगा इन दी अदर पर्सन या तो एंटिटीज़ आइडेंटिफाइड करेगा कोई भी मैनर हुमसो एवर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनीज अल्टीमेट बेनिफिशियरीज, या तो प्रोवाइड करेगा कोई भी गारंटी सिक्योरिटीज़ या तो लाइक टू, या तो ऑन बिहाफ ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरीज। कंपनी शैल डिस्क्लोज, यहाँ पे क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो डेटा अमाउंट ऑफ द फंड, एडवांस या तो लोन या तो इन्वेस्टेड इन द इंटरमीडियरीज विद द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ईच इंटरमीडियरीज, ये भी ऊपर जैसा ही है जो पहले हमने पढ़ा था वैसा ही है सब। डेट एंड द अमाउंट ऑफ द फंड फर्दर एडवांस या तो लोन या तो इन्वेस्टेड बाय सच इंटरमीडियरीज टू द अदर इंटरमीडियरीज और अल्टीमेट बेनिफिशियरीज अलॉन्ग विद द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरीज, डेट एंड द अमाउंट ऑफ द गारंटी सिक्योरिटीज और लाइक प्रोवाइडेड टू और on behalf of the ultimate beneficiaries, डिक्लेरेशंस जो कि रिलेवेंट है प्रोविजन टू द फेमा 1990, फेमा एक्ट 1999 उसका 42 का सेक्शन 9 ऑफ द 1999 कंपनीज एक्ट, और वही वायोलेशंस नहीं होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का 15 ऑफ द 2003, जहाँ पर कंपनी रिसीव करी है कोई भी फ्रॉड फॉर फ्रॉड फ्रॉम एनी पर्सन या तो एंटिटीज़ इंक्लूडिंग द फॉरेन एंटिटीज़। फॉरेन एंटिटीज कौन सी है, फंडिंग पार्टी है, विद द अंडरस्टैंडिंग वेदर द रिकॉर्डेड इन राइटिंग या तो अदरवाइज दैट कंपनी शेल्स, यहाँ पर भी सब वही चीज़ें हैं। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, वेर जहाँ पर कंपनी यूज़ नहीं कर रही है बोरोइंग फ्रॉम द बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, यानी जिस पर्पस के लिए बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग उठाई गई थी अगर उस पर्पस के लिए नहीं किया जा रहा है उसको यूज्ड, तो इट वॉज टेकन एट अ बैलेंस शीट डेट, यानी for which it was taken at a balance sheet date, the company shall disclose the details well they have been used, कंपनी डिस्क्लोज करेगा डिटेल्स को जहाँ पर वो यूज्ड की जाएगी, मतलब कंपनी को डिटेल्स बतानी पड़ेगी कि इसको कहाँ यूज्ड किया गया है। एग्जिस्टेंस ट्रेड पेबल्स के अंदर देखते हैं, check whether there are controls in the place to ensure that any purchase या तो expense invoice does not get recorded more than once, यानी duplication नहीं होना चाहिए, and payable balances are automatically recorded, payable balances को automatically recorded कर देना चाहिए in the general ledger at the time of the recording expense, जब expense को record कर रहे हैं तभी। obtain करना है account payable aging reports, ट्रेस करना है उसका बैलेंसेस को जनरल लेजर से, अगर कोई डिफरेंसेस निकलता है तो इन्वेस्टिगेट कीजिए, रिकनसाइल कीजिए आइटम्स को। जनरल एंट्रीज को जनरल एंट्री स्पेसिफिकली फॉर द लार्ज अमाउंट उसको भी केयरफुली एग्जामिन कीजिए, डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स लगाइए। इंपॉर्टेंट ऑडिट एक्टिविटीज़ होती है कि कांटेक्ट करना है वेंडर को डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली एंड उनसे पूछना है, कंफर्म करना है कि अमाउंट ऑफ द अकाउंट्स पेबल एज द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड अंडर द ऑडिट, कि आपके यही अमाउंट बोल रही है ना आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी।
वैसा कंफर्मेशन लीजिए। दिस शुड बी नेसेसरी, ये बहुत ही ज़रूरी होता है सारे सिग्निफिकेंट अकाउंट पेबल्स बैलेंस के लिए एज एट द पीरियड एंड फॉर द पीरियड एंड फॉर द पार्टीज फॉर whom and for the parties from whom material purchases have been made during the period under the audit, even if the period and balance of such parties is not significant। यानी अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो भी हमको देखना तो पड़ेगा ही। द ऑडिटर एम्प्लॉयज डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर विद द कंसेंट ऑफ द एंटिटीज अंडर द ऑडिट। यानी जैसे डायरेक्ट कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी जाती है वैसे ही यहाँ पर भी डायरेक्ट कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ट्रेड पेबल्स के लिए हमको भेजनी पड़ेगी। देयर में बी द सिचुएशन, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ किया जाता है डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर्स ऑडिटर के द्वारा। देयर में बी द सिचुएशन, यहाँ पर सिचुएशन हो सकती है कि मैनेजमेंट की एंटिटी रिक्वेस्ट करे ऑडिटर को कि आप इनसे इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, आप इनसे कंफर्मेशन नहीं ले सकते सर्टेन ट्रेड पेबल्स के लिए। उस केस के अंदर ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि वैलिड ग्राउंड है रिक्वेस्ट का। अगर मतलब जो मैनेजमेंट बोल रहा है कि आप इनसे नहीं ले सकते, तो जो मैनेजमेंट का ग्राउंड है क्या वो वैलिड है, वो देखना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा। इन अप्रोप्रिएट केसेस के अंदर ऑडिटर नीड टू रिकन्सिडर, ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ेगा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ इट्स ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग द डिग्री ऑफ द प्लांट रिलायंस ऑन द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस। यानी उसको फिर एंटी बढ़ाना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, रिलायंस रखना है या नहीं मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर, वो भी देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशंस भी लेना पड़ेगा। द ट्रेड क्रेडिटर में रिक्वेस्टेड टू कंफर्म द बैलेंसेस, ट्रेड क्रेडिटर से हम लोग कैसे कंफर्म कराएंगे बैलेंसेस को, आइदर कैसे, या तो आप उनसे ले लीजिए एज द डेट, बैलेंस शीट डेट पे क्या बैलेंस है वो बता दीजिए, वैसा कंफर्मेशन ले लीजिए, या तो एज एट एनी अदर सिलेक्टेड डेट, या तो कोई भी अदर सिलेक्टेड डेट पे विच इज़ रीजनेबली क्लोज टू द डेट, जो क्लोज होगी बैलेंस शीट डेट से, उस डेट का ले लीजिए कंफर्मेशंस। द डेट शुड बी डिसाइडेड बाय द ऑडिटर, ऑडिटर डिसाइड करेगा डेट को इन कंसल्टेशंस विद द कंपनी, कंपनी की कंसल्टेशंस के साथ। द फॉर्म ऑफ द रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशंस फ्रॉम द ट्रेड क्रेडिटर में आइदर, जो फॉर्म होता है रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशंस का ट्रेड क्रेडिटर के लिए, वो हो सकता है कि फॉर्म हो विद द बैलेंस एट द ईयर एंड, यानी ईयर एंड के बैलेंस के लिए हो, वेर इन, जहाँ पर ट्रेड क्रेडिटर को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप रिस्पॉन्स करिए वेदर और नॉट ही इज़ इन एग्रीमेंट विद द बैलेंस शोन, कि जो क्या वो लोग एग्री कर रहे हैं जो भी बैलेंस शोन किया गया है उससे, या तो फॉर्म विथ नो बैलेंस, जहाँ ऐसा फॉर्म जहाँ पर कोई भी बैलेंस नहीं दिखाया जाएगा एक्सटर्नल कंफर्मेशंस के अंदर, यानी हमारी बुक्स में क्या बैलेंस है वो नहीं दिखाया जाएगा। वेर इन द ट्रेड क्रेडिटर इज रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्ड, ट्रेड क्रेडिटर को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप रिस्पॉन्ड कीजिए बैलेंस जो आपके अकाउंट्स के अंदर है, आपके रिकॉर्ड्स के अंदर है। द यूज़ ऑफ द फॉर्म विद नो बैलेंस इज़ प्रेफरेबल, जहाँ पर कोई भी बैलेंस नहीं होता वो फॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रेफरेबल होता है। मेथड ऑफ सिलेक्टिंग ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स टू बी circularized should not be revealed to the companies until the trial balance of the trade payables ledgers is handed over to the auditor। जब तक ट्रायल बैलेंस, जब तक ट्रेड पेबल्स का लेजर नहीं मिल जाता वहाँ तक हम लोग कैसे ट्रेड पेबल्स को चेक करने वाले हैं वो रिवील नहीं करेंगे, किसको, कंपनी को। किसको हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं वो रिवील नहीं करेंगे हम लोग कंपनी को। कौन सी मेथड लगाने वाले हैं ट्रेड क्रेडिटर्स को देखने के लिए वो हम लोग रिवील नहीं करेंगे कंपनी को जब तक हमारे पास लेजर नहीं आ जाता ट्रेड पेबल का। A list of the trade creditors selected for the confirmation should be given to the entities for preparing the request letter for the confirmations, which should be properly addressed. The auditor should maintain the strict control to ensure that the correctness and the proper dispatch of the request letter. In the alternative, the auditor may request the client to furnish the duly authorized confirmation letters, and the auditor may fill in the names, address, and the amounts relating to the trade creditor selected by him and mail the letter directly. It should be ensured that the confirmations as well as any undelivered letter to be returned to the auditor and not to the client। ये सब वही डायरेक्ट कन्फर्मेशन हम लोग कैसे लेते हैं वही पूरी प्रोसीजर लिखी हुई है। एनी डिस्क्रिपेंसेस रिवेल्ड बाय द कन्फर्मेशंस, अगर कोई डिस्क्रिपेंसेस मिलती है कन्फर्मेशंस रिसीव्ड के दौरान, रिसीव्ड हुए तब, या तो
या तो बाय एडिशनल टेस्ट, जब भी एडिशनल टेस्ट कैरिड आउट किया जा रहा था ऑडिटर के द्वारा तब, तो bearing on the other accounts not included in the original samples, entities should be asked to investigate and reconcile. entities को अगर ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो entities को बोला जाएगा कि आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेट कीजिए और इसको रिकनसाइल करके दीजिए डिस्क्रिपेंसीज को. इन एडिशन ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसिडर, ऑडिटर फिर क्या कंसिडर करेगा कि वेदर व्हाट फर्दर टेस्ट, और फिर वो ये भी डिसाइड करेगा कि और क्या फर्दर टेस्ट लगानी चाहिए, कैरिड आउट करनी चाहिए, ताकि वो सेटिस्फाइड कर ले खुद को कि करेक्टनेस है अमाउंट ऑफ द ट्रेड पेबल्स के अंदर टेकन एज अ होल. वेर नो रिप्लाई, अगर कोई रिप्लाई रिसीव नहीं होता तो ऑडिटर परफॉर्म करेगा एडिशनल टेस्ट. किसके रिगार्डिंग में? बैलेंस के रिगार्डिंग में. उसके अंदर क्या क्या करेगा? वो टेस्ट करेगा सब्सिक्वेंट पेमेंट देखेगा, मतलब 31 मार्च के बाद वाले भी पेमेंट्स देखेगा कि उसके बाद पेमेंट कर दिया गया है ना, इन रेस्पेक्ट टू द ट्रेड पेबल्स टू हुम द कन्फर्मेशन वॉज रोल्ड आउट. जहाँ से कन्फर्मेशन नहीं मिला उसके अंदर वो सब्सिक्वेंट पेमेंट चेक करेगा. But no reply had been received. Agreeing the details of the respective balances. वो एग्री करेगा किसको? रेस्पेक्टिव बैलेंस को, रेस्पेक्टिव बैलेंस के डिटेल्स को, ताकि वो अंडरलाइन कर पाए वेंडर इन्वॉइस से वो चेक करेगा. वो इनको प्रिपेयर करना है डिटेल एनालिसिस ऑफ द बैलेंसेस, डिटेल एनालिसिस बनाएगा बैलेंसेस के. एंश्योर करेगा इट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइबल ट्रांजेक्शन्स एंड कंफर्मिंग दैट दिस परचेज या तो एक्सपेंसेस ट्रांजेक्शन्स एक्चुअली अकर्ड. यानी एग्जामिन करना है, इन डेप्थ एग्जामिन करना है उसको इन सारी चीज़ों के अंदर. इफ़ कि ये सारे ट्रांजेक्शन अकड़ हुए ना, ऐसा तो नहीं है ना कोई फेक ट्रांजेक्शन्स इन लोगों ने रिकॉर्ड करे हुए हैं. इफ़ अगर कोई रिलेटेड पार्टीज़ के साथ ट्रांजेक्शन्स किया हुआ है तो रिव्यू करना वेदर दे वर प्रॉपरली ऑथोराइज्ड, किया उनको प्रॉपरली ऑथोराइज्ड किया गया है ना, एंड द वैल्यू ऑफ सच ट्रांजेक्शन्स वेर रीजनेबल, और जो वैल्यू होती है ट्रांजेक्शन की वो रीजनेबल है ना, आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर है ना. रिव्यू करना है ट्रेंड लाइन ऑफ द परचेज एक्सपेंसेस को एंड अकाउंट पेएबल को, या तो कंपैरिजन करना है टू ओवर द टाइम, ताकि हम लोग देख पाए कोई भी अनयूजुअल ट्रेंड्स तो नहीं है ना. मेक इंक्वायरीज अबाउट द रीजन्स फॉर द चेंज इन द ट्रेंड फ्रॉम द मैनेजमेंट, और इंक्वायरीज भी करना है रीजन्स को लेके कि ये चेंज क्यों हो रहा है ट्रेंड इन द मैनेजमेंट, ट्रेंड्स फ्रॉम द मैनेजमेंट के हिसाब से. उसके बाद देखते हैं ट्रेड पेबल्स लायबिलिटीज बैलेंस. इसका क्या करना है हमको? देखना है कंप्लीटनेस, देखना है कि पूरे पूरे ये है ना जो मैनेजमेंट ने बताया वो पूरे है ना कंप्लीट है ना. वो देखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? तो ऑडिटर नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग कट ऑफ प्रोसीजर्स. कट ऑफ प्रोसीजर देखनी पड़ेगी उसको. फॉर लास्ट 5 इन्वॉइसेस जो भी रिसीव्ड हुए रिकॉर्ड किए गए हैं एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, मतलब 31 मार्च के दिन उसको वो चेक करेगा. एंड विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द ट्रेड पेबल्स, क्या वो इंक्लूडेड है ना, मतलब वो लास्ट 5 इन्वॉइसेस निकालेगा और उसको देखेगा क्या ये 5 इन्वॉइसेस का रिकॉर्डिंग 31 मार्च पे हो चुका है ना. द गुड्स शुड हैव बीन रिसीव्ड, गुड्स रिसीव्ड हो चुके हैं ना. रिस्क एंड रिवॉर्ड ओनरशिप इन द गुड्स वो भी ट्रांसफर कर दी गई है ना इन फेवर ऑफ द एंटिटीज़. सारे गुड्स जो भी रिसीव्ड हुए हैं प्रायर टू द पीरियड या तो ईयर एंड उसको भी बुक्ड कर दिया गया है ना इन फॉर्म ऑफ द परचेज. इस परचेज के अंदर वो सब आ चुके हैं ना, इंक्लूडेड इन द ट्रेड क्रेडिटर. और ट्रेड क्रेडिटर के अंदर दिख रहा है ना टेस्ट परचेज एक्सपेंसेस ऑन द सैम्पल बेसिस. टेस्ट करेगा वो परचेज या तो एक्सपेंसेस को सैम्पल बेसिस के ऊपर सिलेक्ट करेगा वो सेम फॉर द अकाउंट पेबल लेजर्स. अकाउंट पेबल लेजर से वो लोग क्या करेगा? मैच करेगा, सिलेक्ट करेगा वो फॉर द सेम ऑन द अकाउंट पेबल लेजर. टेस्ट परचेज या तो एक्सपेंसेस ऑन द सैम्पल बेसिस, वो टेस्ट करेगा परचेजेस को एक्सपेंसेस को सैम्पल बेसिस के ऊपर. सिलेक्शन कैसे करेगा? वो अकाउंट पेबल लेजर्स के हिसाब से सिलेक्ट करेगा एंड चेक करेगा तो उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को, ताकि वो इंश्योर कर पाए कि जो परचेज है वो रिकॉर्ड किया गया है करेक्ट अमाउंट के ऊपर एंड करेक्ट डेट के ऊपर. मैच करेगा वो परचेज इनवॉइसेस को डेट टू द गेट एंट्री, मतलब कब एंट्री हुई उसकी, यानी गुड्स कब आए, इनवर्ट डेट देखेगा वो. चेक करेगा वेदर द परचेसेस आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं ना. इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा? तो एग्जामिन करना है परचेज या तो एक्सपेंसेस इनवॉइसेस को जो भी रिसीव किए गए हैं सब्सिक्वेंट टू द पीरियड बीइंग ऑडिटेड, यानी सब्सिक्वेंट पीरियड के अंदर जो भी ऑडिट का सब्सिक्वेंट पीरियड है उसके अंदर के इन्वॉइसेस भी वो रिसीव करके जो रिसीव हुए हैं उसको भी वो चेक कर लेगा, ताकि उसको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ बरोबर कट ऑफ डेट के ऊपर रिकॉर्ड किए गए हैं और कंप्लीट है सारे के सारे. टू सी इफ दे शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द पीरियड अंडर द ऑडिट.
रिव्यू करना है सब्सिक्वेंट एक्सपेंस वाउचर्स को, रिव्यू करना है सारे मटेरियल एक्सपेंस वाउचर्स को, रिकॉर्ड जो भी पोस्ट किए गए हैं बैलेंस शीट डेट टू सी इफ़ दे रिलेट्स टू द ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम विद इन द ऑडिट पीरियड। रिव्यू करना है सब्सिक्वेंट एक्सपेंस वाउचर्स को, रिव्यू करना है सारे मटेरियल एक्सपेंस वाउचर्स को जो भी रिकॉर्डेड है पोस्ट बैलेंस शीट डेट के ऊपर, ताकि हम लोग रिलेट कर पाएँ ट्रांजेक्शन्स को जो कि विद इन द ऑडिट पीरियड है। यानी विद इन द ऑडिट पीरियड के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो सब रिकॉर्डेड हो गए हैं ना, वो सब भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पर वाउचर्स के हिसाब से, एक्सपेंसेस वाउचर्स के हिसाब से वो भी देख लेंगे हम लोग। फॉर एडवांस रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स, या तो रेवेन्यू रिसीव्ड इन द एडवांस, कोई भी एडवांस कस्टमर से रिसीव्ड हुआ है, या तो रेवेन्यू जो भी रिसीव्ड हुआ है एडवांस के अंदर तो ऑब्टेन किया गया है ना कस्टमर वाइज लिस्टिंग अलॉन्ग विद द एजिंग, एजिंग को भी देख लेंगे एंड नीचल्स भी देख लेंगे हम लोग कि कौन सा नीचल्स का है वो वेरीफाइड कर लेंगे एडवांसेस को आउटस्टैंडिंग बियॉन्ड द 6 मंथ, यानी जो बियॉन्ड 6 मंथ के उसको हम लोग वेरीफाइड कर लेंगे। इंक्वायर करेंगे फ्रॉम द एंटिटीज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से पूछेंगे कि क्यों कोई डिस्प्यूट्स है क्या इसके अंदर विद द कस्टमर्स, एंड इफ़ देर इज़ एनी एडिशनल लाइबिलिटी, और अगर कोई एडिशनल लाइबिलिटी रिकॉर्डेड है फॉर ऑल सच एडवांसेस, तो ऑडिटर वेरीफाइड करेगा अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स को बेस्ड ऑन विच द एंटिटी रिसीव द एडवांसेस, किस बेसिस के ऊपर एंटिटीज़ को ये एडवांसेस मिले उसके डॉक्यूमेंट्स भी ऑडिटर वेरीफाइड करेगा। इन रिलेशन टू द स्टैट्यूटरी ड्यूज, अगर स्टैट्यूटरी ड्यूज जो है लाइबिलिटीज़ के अंदर जो दिखते हैं इसके अंदर क्या आता है, तो TDS आता है, विथ होल्डिंग टैक्स, TDS पेबल्स, GST पेबल, लग्जरी टैक्स पेबल, प्रोफेशनल टैक्स पेबल, ये सारा आता है इसके अंदर। प्रिपेयर करना है रीजनेबिलिटी के जो सेल्स रीजनेबल है ना ये विथ रेस्पेक्ट टू द सेल्स परचेज एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, यानी इनके हिसाब से देख लेना है कि ये या इसके ऊपर मतलब सेल्स के ऊपर GST इतना लगता है तो इतना ही है ना यहाँ पर GST की अमाउंट, कुछ ज़्यादा तो नहीं आ गई ना, वो सब देख लेना है यहाँ पर, या कुछ कम तो नहीं आ गई ना, वो सब यहाँ पर देख लेना है। एग्जांपल के तौर पर GST लायबिलिटी लास्ट मंथ की कैलकुलेट करना है और उसको अप्लाइड करना है एप्लीकेबल रेट के साथ टू द सेल्स के ऊपर एप्लीकेबल रेट लगाकर चेक कर लेना है। एंड इन केस अगर कोई वेरियंस लगता है तो GST लायबिलिटीज रिकॉर्डेड बाय द एंटिटीज़, अगर उसके अंदर कोई वेरियंस लगता है तो रीज़न पूछना है कि ये वेरियंस क्यों है क्लाइंट को। एंड इन केस अगर सेटिस्फैक्टरी लगता है तो मेंटेन कर देना है एज अ पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंट, तो उसको ऑडिट डॉक्यूमेंट के तौर पे ले लेना है। सिमिलरली अगर प्रोविडेंट फंड लायबिलिटीज लास्ट मंथ की कैलकुलेट करना है बाय अप्लाइंग द एप्लीकेबल रेट टू द एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, एंड उस केस के अंदर अगर कोई वेरियंस लगता है तो लायबिलिटीज जो भी रिकॉर्डेड है की गई है बाय द एंटिटीज रीजंस फॉर द वेरियंस पूछना है उसको क्लाइंट को। एंड इन केस ऑफ अगर सेटिस्फैक्टरी फाउंड लगता है तो उसको भी मेंटेन करके रख लेना है एज अ डॉक्यूमेंट। फर्दर अगर ऑडिटर ऑब्टेन करता है एंड वेरीफाई करता है चलान्स को फॉर द डिपॉजिट मेड सब्सिक्वेंटली टू द पीरियड एंड फॉर ऑल द स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज एज एट द बैलेंस शीट डेट, एंड ऑल्सो एनालाइज द रीजंस, अगर कोई है तो कंसल्टेशन विद द मैनेजमेंट फॉर एनी वेरियंस बिटवीन द अमाउंट डिपॉजिटेड सब्सिक्वेंटली वीज़ वर्स लायबिलिटी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ही वही ये सब ही इज ऑल्सो प्रिपेयर, वो प्रिपेयर भी करेगा कंप्लीट लिस्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी ड्यूज एंड कंसिडर्ड भी करेगा, रिपोर्ट करना है उसको रिक्वायरमेंट अंडर द कारो 2020, कारो 2020 के अंदर उसको ये सब रिपोर्ट भी करना पड़ता है। कंपनी ने प्रॉपरली प्रिपेयर किया गया है ना सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज़ को, सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज़ जो हैं वो कम्प्लीटली बताए गए हैं ना, उसको प्रिपेयर करना पड़ता है कंप्लीट लिस्ट स्टैट्यूटरी ड्यूज़ का, एंड उसको रिपोर्ट भी करना पड़ता है अंडर कारो 2020। ट्रेड पेबल एंड अदर लाइबिलिटीज़ बैलेंसेस, इसका वैल्यूएशंस देखते हैं हम लोग कि कैसे वैल्यूट किया जाता है इसको। रिव्यू करना है प्रोसेस फॉलोड बाय द कंपनीज टू आइडेंटिफाइड इफ़ एनी ओल्ड क्रेडिटर बैलेंस, ये तो लाइबिलिटीज नीड टू बी रिटर्न बैक, यानी देखना है कि कोई बहुत ही ओल्ड क्रेडिट बैलेंस तो नहीं है ना लाइबिलिटीज़ के तौर पर, अगर उसको रिटर्न बैक करना चाहिए लेकिन करा नहीं है तो उसको भी रिटर्न बैक कर दिया गया है ना, या करने की ज़रूरत है ना, वो सब देखेगा यहाँ पर। दिस विल इंक्लूड द consistency, this will include a consistency comparison करेगा with the method used in the last year के अंदर जो भी मेथड यूज़ की गई थी इसके लिए वही यहाँ पर भी वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करेगा। एंड डिटर्मिनेशंस ऑफ वेदर, जो मेथड अप्रोप्रिएट है फॉर अंडरलाइन द बिजनेस एनवायरनमेंट, ईजिंग लेगा वो पेबल्स की कैसे, करंट बिटवीन द करंट की देखेगा, लेस देन 30 डेज ओल्ड देखेगा, 30 to 60 डेज, 60 to 180 डेज, 180 to ये सारे डेज देखेगा, 365 डेज ओल्ड, रेफर टू एज अ स्क्रीन शॉट बिलो
जो हमको स्क्रीनशॉट नीचे दिया गया रहेगा उसके अंदर से ये सब हमको पता चल जाएगी। ऑल्सो ऑब्टेन करना है लिस्ट ऑफ द वेंडर्स विथ होम द कंपनी हैज़ अ डिस्प्यूट, ऐसे वेंडर्स जिनके साथ डिस्प्यूट चल रहा है उसकी भी लिस्ट ऑब्टेन करनी है। एंड क्लेम करना है फॉर द कस्टमर्स, और जो भी क्लेम कस्टमर्स ने क्लेम करे अंडर द लिटिगेशंस एंड कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर, उसको भी कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर्स के साथ। क्लेम चेक करना है कि जो राइट बैक्स है इन द लायबिलिटीज़ बैलेंस वो भी असेट्स कर रहा है ना, मतलब उसको भी असेस करना है कि लो लॉन्गर पेएबल हैव बीन अप्रूव्ड बाय द अप्रोप्रिएट एंड ऑथोराइज्ड मेंबर्स ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल CEO MD, यानी ऑथोराइजेशंस करके ही उसको राइट बैक किया गया है ना, बिना ऑथोराइजेशंस के तो नहीं किया गया ना। ये हमको स्क्रीनशॉट पता है एजिंग का। चेक करना है रीस्टेटमेंट ऑफ द फॉरेन करेंसी, AS11 के हिसाब से ट्रेड पेएबल का भी किया गया है ना, वो भी प्रॉपरली किया गया है ना। अंडरस्टैंड करना है मैनेजमेंट प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन रिमेनिंग अनपेड टू द एनी MSME, यानी कि जो MSME होता है उन लोगों को पर्टिकुलर उनके डेज़ के बाद अगर पेमेंट करते हैं तो उनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। यानी अगर उनका डेज़ होता है कि 45 डेज़ के बाद पेमेंट करना होता है उनको, तो अगर 45 डेज़ के अंदर नहीं किया तो उसके बाद अगर पेमेंट किया तो इंटरेस्ट के साथ पे किया गया ना, उसको भी देखना होता है। प्रिंसिपल के साथ उनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। टेस्ट करना है, चेक द मैनेजमेंट प्रोसेस टू असेस इफ़ द ऑडिटर कुड रिलाई ऑन द मैनेजमेंट प्रोसेस, और इसके रिलेशंस में मैनेजमेंट की क्या प्रोसेस है उसको भी उसको चेक करना पड़ता है कि मैनेजमेंट इसको प्रोसेस को प्रॉपर से फॉलो कर रहा है ना, MSME को सही से पेमेंट कर रहा है ना। अगर नहीं कर रहा तो उसको इंटरेस्ट भी पे कर रहा है ना या नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, वो कौन सी प्रोसेस अडॉप्ट करके बैठा है मैनेजमेंट, वो सब भी देखना पड़ता है MSME के रिलेशंस में।